हेलो फ्रेंड्स, अभी इसके पहले हम लोग कार्बोज का पाचन पढ़ रहे थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कार्बोज के पाचन में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है, बस कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण और चयापचय रह गया है। तो अभी हम पाचन एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको हम बताए थे शायद कि हम जो है कार्बोहाइड्रेट 55 से 65% या यूँ कह सकते हैं कि 80 से 85% तक लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में 90 से 95% तक हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पहले हमारे मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाएगा। मुंह में हमारे टाइलिन मिलेगा, टाइलिन एंजाइम अपना कार्य करेगा, फिर उसके बाद आमाशय में भोजन जाएगा, आमाशय में आमाशयिक रस अपना कार्य करेंगे, फिर पक्वाशय यानी डेड्यूनम में जाएगा। पक्वाशय में भी 3 तरह के हार्मोन स्रावित होंगे, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद इलियम में जाएगा भोजन, इलियम में उसको के आंत्र रस में उसको क्षार मिल जाएगा, क्षार भोजन को क्षारीय बना देगा। और इसके बाद अंततः भोजन इसमें छोटी आंत के रसांकुर यानी विली में जाएगा, और विली में उंगलियों के जैसे उंगलियों के तरह उभार होते हैं, जिसको हम लोग रसांकुर कहते हैं। रसांकुर का काम ही है भोजन का अवशोषण करना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कार्बोज का अवशोषण। हमने जोड़ दिया है फ्रेंड, लिंक कर दिया है। आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम कार्बोज का अवशोषण देख रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, पोषक पदार्थों का आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल की भित्ति द्वारा रक्त की कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया को एब्सॉर्प्शन कहते हैं। जो रक्त की कोशिकाएं होंगी यानी ब्लड सेल्स होंगे, उसमें जब ये पहुंचेगा, जो भी पोषक तत्व होगा उसमें जब पहुंचेगा और वो अपने आप अवशोषित करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे एब्जॉर्बेशन या फिर अवशोषण। अब हम लोग कार्बोज का अवशोषण छोटी आंत के रसांकुर द्वारा यानी छोटे, अभी मैंने इसके पहले बताया है, जो छोटी आंत होगा उसके रसांकुर में उंगलियों की तरह, इस तरह जैसे उंगली है, उभार होंगे। आप देखे होंगे इस तरह का कोई फिगर होता है, उसमें उंगलियों की तरह उभार होते हैं। आपने छोटी आंत का अगर फिगर देखा हो, इस तरह का कुछ ऐसे छोटी आंत होता है इस तरह का, और इसमें इसी तरह धीरे धीरे ऐसे कुछ ऐसे उभार होते हैं। इन्हीं को हम लोग विली या रसांकुर कहते हैं। और इन रसांकुर में भोजन जा करके अवशोषित होगा। इसमें क्योंकि कई सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं यानी रक्त का जाल बिछा होता है, ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज का अवशोषण करते हैं। ये जो रसांकुर होते हैं ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज का अवशोषण करते हैं। और ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लाइकोज का अवशोषण हो जाने के बाद ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। और ग्लाइकोजन आप जान रहे हैं, इसका संग्रह हमारे शरीर में होगा, और ये 2 भागों में कर सकते हैं, यकृत और मांसपेशियों में जाके संचित होता है। और जब ये इससे ज्यादा हो जाता है फिर ये ग्लूकोज फॉर्म में चेंज होकर हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और हमारे बॉडी के कुछ पार्ट सिर्फ ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस अवस्था में कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर हम देखेंगे तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क तथा फेफड़े और महत्वपूर्ण जैविक अंग केवल ग्लूकोज से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया है। उम्मीद है कि आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें मुझे एक टॉपिक और समझाना है जो कार्बोज का चयापचय है, अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको जो भी इसमें नहीं समझ में आया होगा आप बताइएगा। और फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर कह सकते हैं पूरे होम साइंस का फ्री वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कार्बोज का अवशोषण, और अब देखेंगे हम कार्बोज का चयापचय। हमने देखा कि कार्बोज का अवशोषण हमारे शरीर में कैसे होता है। इसके पहले हमने कार्बोज का वर्गीकरण पढ़ लिया, कार्बोज के कार्य पढ़ लिए, कार्बोज की अधिकता तथा कमी के प्रभाव पढ़ लिए, तथा कार्बोज का पाचन और अवशोषण भी पढ़ लिया। अब ये लास्ट टॉपिक बचा था कार्बोज का चयापचय। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं इसको, चयापचय को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है। तो शरीर में पदार्थ के टूटने की क्रिया अपचय यानी कैटाबॉलिज्म, और नए पदार्थ के निर्माण की क्रिया उपापचय यानी कि एनाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मिलकर के बनाते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसे कहते हैं हम चयापचय। आपको समझ में आ गया क्या? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जब मिलेंगे तो बनेगा मेटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म यानी कट करने यानी टूटने की प्रक्रिया, कैटाबॉलिज्म नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया यानी एनाबॉलिज्म, ये होता है मिलकर के मेटाबॉलिज्म। ठीक है,
अब कार्बोज टूटकर जब सरल सरल शर्करा ग्लूकोज में बनाता है तो इस क्रिया को कहते हैं नियोग्लूकोजेनेसिस। सिर्फ कार्बोज ही नहीं, प्रोटीन वसा जितने भी ऊर्जा के रिसोर्स है सब जब टूटेंगे सरल शर्करा में और जिससे हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा, इस क्रिया को हम कहेंगे नियोग्लूकोजेनेसिस। सॉरी फ्रेंड, नियोग्लूकोजेनेसिस। इस जो कार्बोज हमारे शरीर में सरलतम शर्करा में ग्लूकोज में टूटेगा उसे हम कहेंगे नियोग्लूकोजेनेसिस। आगे देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज 80% ml ही होना चाहिए। अगर रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो ये ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता ही ग्लाइकोसूरिया के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का डिजीज है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पे जब पाचन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज बनेगा। हमने बार बार बताया कि कार्बोहाइड्रेट अंततः ग्लूकोज के रूप में ही डाइजेस्ट होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज पे ऑक्सीजन यानी O2 की क्रिया होगी तो CO2 मुक्त होगा और ये मुक्त होकर के हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। ग्लूकोज पे O2 की क्रिया हुई यानी ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया, ठीक। और उसके बाद कार्बोक्सिल समूह और ये मिल करके हमें ऊर्जा देंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। इसके बाद कार्बोज में यकृत में जाकर के यानी जो ग्लूकोज होगा, ये जो कार्बोज होगा डाइजेस्ट होने के बाद यकृत में जाएगा तो एक ग्लाइकोजन बन जाएगा। फिर ये ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होगा, इस स्थिति को हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। इसको याद करिएगा फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो डिजीज है ये भी इंपॉर्टेंट। और ये कार्बोज टूटकर सरल शर्करा जो बनाता है ग्लूकोज का, इसको कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में परिवर्तित होगा तो ग्लूकोजेनेसिस, कार्बोज जब टूटकर ग्लूकोज में बदलेगा तो नियोग्लूकोजेनेसिस, और रक्त में जब ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी तो हो जाएगी हमको बीमारी ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। फिर जब ये ग्लूकोज पे विभिन्न रसायनों की क्रिया होगी तो ये पायरुविक अम्ल बन जाएगा। और मैंने बताया पायरुविक अम्ल एक विषाक्त पदार्थ होता है। जब उस पे ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है तो जब ये पायरुविक अम्ल पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की क्रिया हो जाएगी तो ये साइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। और इस पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर इस पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी तो लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें थकान पैदा करने वाला यानी श्रांत पैदा करने वाला जो कारक है वो है लैक्टिक अम्ल। जब मेरे शरीर में या हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या बहुत ज़्यादा काम करते वक्त, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर हमें थकान होने लगती है। जाहिर सी बात है हमारे पैरों में या जहाँ भी हमें थकान होती है लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में। और मैंने बार बार बताया ग्लूकोज होगा 80% ml, और जब ये ग्लाइकोजन में चेंज होता है तो यकृत और मांसपेशियों में इकट्ठा होता है। आई होप दैट फ्रेंड कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।